वेलकम टू मिरर न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ बारी। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को कि क्यों वो हर दूसरी स्पीच में पाकिस्तान और वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। अग्रेसिव, अनडिप्लोमेटिक टोन और टेनर रखा हुआ है उन्होंने। क्या ये हकीकत है कि वो इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनना चाहते हैं? क्या ये हकीकत है कि मोदी और इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उसको नेक्स्ट पीएम बनाना चाह रही है? दोस्तों, आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एस जयशंकर तमिल फैमिली में न्यू दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद साहब भी एक सिविल सर्विस ऑफिसर थे। उन्होंने मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में की। उसके बाद उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया, जिसके बाद वो चीक रिपब्लिक, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान, अमेरिका और चाइना में उन्होंने डिफरेंट डिप्लोमेटिक पोस्ट को होल्ड किया। स्पेशली उन्होंने जो है ना चाइना में 4.5 ईयर लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर थे। उसके बाद उन्होंने वाशिंगटन अमेरिका में जो है ना एम्बेसडरशिप की। उसके बाद वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे इंडिया के, और उनको एक दो मरतबा एक्सटेंशन भी दी गई। जब वो एक्सटेंशन ख़त्म हो गई तो उन्होंने फिर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए टाटा की ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर्स को हेड किया। ये थी एस जयशंकर की बायोग्राफी। देखते हैं उनका राइज कैसे हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कैसे हुई। दोस्तों, आपको पता होगा एस जयशंकर से पहले सुषमा स्वराज बीजेपी की हार्डलाइनर लीडर थी। उनके अचानक देहांत के बाद मोदी ने जो है ना एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया। दो ही वाज अ टेक्नोक्रेट, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मोदी को इस तरह का बंदा चाहिए था जो समझदार हो, अच्छी इंग्लिश भी बोलता हो और बीजेपी को भी समझता हो, और बीजेपी की नेशनलिस्ट, हिंदुत्व, आरएसएस ओरिएंटेड राइट विंग पॉलिसीज़ को जो है आगे लेके चले, और सुषमा स्वराज की वो हार्डलाइनर लेगेसी को आगे लेके चले। पाकिस्तान को वो टफ टाइम दे, पाकिस्तान को पर्सनली अटैक करे, अनडिप्लोमेटिकली, अनकन्वेंशनल, अनट्रेडिशनल वेज के थ्रू। और उनके जो लोकल वोटर बेस है बीजेपी का, सबको पता है वो हिंदुत्व, राइट विंग, नेशनलिस्ट और आरएसएस ओरिएंटेड वोटर बेस है, उसको वो न सिर्फ अपीज कर सके बल्कि सॉलिडिफाई भी कर सके। इस तरह का बंदा उनको चाहिए था। तो जयशंकर, एस जयशंकर जो है ना मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट थे। उन्होंने उनको फ़ोन किया, उनको कहा कि इंडिया फर्स्ट और अनडिप्लोमेटिक और हार्श फॉरेन पॉलिसी को परसू करना है। वी वांट टू मेक यू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा यस, आई एम, वी विल डू इट सर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जयशंकर का जो है ना स्टांस जो होते हैं वो अनडिप्लोमेटिक, अग्रेसिव, इम्पल्सिव, इमोशनल और पॉपुलिस्ट स्टांसेस होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की एक मेंटालिटी है। यहाँ के लोग जो है इस तरह की स्पीचेस को पसंद करते हैं, इमोशनल, अग्रेसिव, अनकन्वेंशनल और हार्ड हिटिंग। आपको पता होगा पाकिस्तान में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहाँ पर उन्होंने पेपर फाड़े थे, तो वो बार-बार टेलीकास्ट की जाती है। पीपल लाइक इट। इसी तरह बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान भी कभी-कभी इस तरह की इमोशनल स्पीचेस डिलीवर किया करते। तो ये मेंटालिटी जयशंकर सही तरीके से समझते थे, और उसको एक्सप्लॉइट करके वो जो है ना इस तरह की जानबूझ के, हालाँकि वो कैरियर डिप्लोमेट है, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह की स्पीचेस डिलीवर करते हैं ताकि वो उनके जो हिंदुत्व और राइट विंग, नेशनलिस्ट, आरएसएस ओरिएंटेड जो उनकी बीजेपी की वोटर बेस है उसको अपीज़ कर सकें, उनको खुश कर सकें, उनको जो है ना एंटरटेन कर सकें। अच्छा, यहाँ पे लोगों का भी कसूर है कि वो ये नहीं समझते कि नेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटजिक और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनल पॉलिसी एंड इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज़। तो फॉरेन पॉलिसी से वो नहीं समझते किस तरह फॉरेन पॉलिसी में गोल्स को सेट किया जाता है, फिर उनको अचीव किया जाता है थ्रू डिफरेंट वेज एंड मीन्स, जैसे कि ट्रैक 1, ट्रैक 2 और बैकडोर डिप्लोमेसी। उनको ये नहीं समझ आती कि जो है ना इंटरनेशनल स्पीचेज़ आप जब फोरम्स पे, मल्टीलेटरल फोरम जैसे ओआईसी, D8, G20, यूनाइटेड नेशंस, नेटो, कहीं पे भी आप जाके जब स्पीच करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो उसको किस तरह कन्विंसिंग, ल्यूसिड और एफिशिएंट मैनर में आप डिलीवर करते हैं ताकि जो है ना डिज़ायर्ड गोल अचीव हो। बड़ा ये डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, सोफिस्टिकेशन होती है उसमें, उसमें ग्रेस होता है। इन चीज़ों को वो नहीं समझते। वो समझते हैं कि ऐसे स्पीच करें जैसे धरनों में, जलसों में, और कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स जब होती है, इलेक्शंस होते हैं, इस तरह की वो स्पीचेस करें। तो दोस्तों, एस जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट है। ही नोज़ कि इस तरह के स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक, हार्ड हिटिंग और पर्सनल टेकिंग, इस तरह के स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस नहीं कर सकते। लेकिन ही नोज़, और जानबूझ के जो है ना वो इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करता है ताकि वो लोकल कम्युनिटी और जो लोकल वोटर बेस है इंडिया का,
उनका बीजेपी का, उसको कन्विंस कर सके, उनको सॉलिडिफाई कर सके। आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एससीओ समिट अटेंड करने के लिए गोवा विजिट किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने उनको कोल्ड शोल्डर दिया, हैंडशेक नहीं किया, स्माइल नहीं की और बड़ा अनडिप्लोमेटिकली ट्रीट किया। जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी जो सोफिस्टिकेशन को समझती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी को समझते हैं, उन सब ने उनको बड़ा जयशंकर को क्रिटिसाइज किया कि इट वाज टोटली अनडिप्लोमेटिक, अनएक्सेप्टेबल। नाम जो उन्होंने अडॉप्ट की वो बिल्कुल जो सेटल प्रिंसिपल्स हैं डिप्लोमेसी के, उसके अगेंस्ट आ गए कि विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर को आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने किया क्योंकि उनको अपने मुल्क में वाह वाह बल्ले बल्ले चाहिए थी, तो उन्होंने किया। लेकिन उसमें उनका इंडिया की इमेज और क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउन हुई है। उन्होंने पूरे उस एससीओ की समिट को हाईजैक कर लिया, जो उसका मेन एजेंडा थीम था वो तो वर्ल्ड तक पहुंचा ही नहीं। वो सारा जो है ना इसकी जयशंकर और फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की जो गेस्चर थे अनडिप्लोमेटिक, और अनडिप्लोमेटिक वेलकम था, डिस्ग्रेसफुल ट्रीटमेंट था, उस पे ही जो है ना सारा जो है ना फोकस रहा। वो तो मेन जो उनका पर्पस था एससीओ की कोई स्टेटमेंट आई नहीं इस तरह की, उसको लाइमलाइट मिली ही नहीं। अब डिस्कस करते हैं क्या जयशंकर पीएम बनना चाहते हैं, या मोदी और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो एस जयशंकर को पीएम बनाना चाह रही है। देखा जाए तो इस जो भी एस जयशंकर के स्टेटमेंट्स हैं, उनके गेस्चर्स हैं, उनके पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, उनके कमेंट्स हैं, तो उनको देखते हैं वो ये नज़र आ रहा है कि वो डोमेस्टिक पब्लिक को जो है ना ज़्यादा वो बीजेपी के वोटर बेस को अपीस कर रहे हैं, उसको सूट कर रहे हैं, उनको जो है सॉलिडिफाई कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं झलक नज़र आती है कि वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह पॉलिटिक्स में अपना रोल एनहांस करना चाहते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। और ये भी हकीकत है कि बीजेपी के रैंक्स एंड फाइल जो उनके अपने नेता हैं, लीडर्स हैं, उनमें भी एक फियर पाई जाती है, उनमें भी एक कंसर्न पाया जाता है। वो भी समझते हैं कि मोदी ने ज़रूरत से ज़्यादा जयशंकर को ढील दी हुई है, और वो मोदी उनकी प्रोफाइलिंग बना रहा है, सीवी बना रहा है, और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट उनको पीएम बनाना चाहती है, क्योंकि उनको ऐसा ही बंदा चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो, अच्छी इंग्लिश भी बोलता हो, और विटी भी हो, शार्प आंसर भी दे, और इंडियन पॉलिसी को अग्रेसिवली जो है ना इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करे। और इस तरह का बंदा उनको सूट करता है। इस वक्त जो इंडियन पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, जो हॉराइजन बना हुआ है, उसमें उनको इस तरह का हार्ड हिटिंग टाइप बंदा, हिटमैन टाइप बंदा चाहिए। तो जो है ना इसलिए जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। और यही चीज़ है, यही रीज़न है कि उनके बीजेपी के दूसरे जो लीडर्स हैं वेटिंग में थे, अमित शाह टाइप, तो वो यही समझते हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है, दिस इज़ अनफेयर। हमें या किसी को भी जयशंकर के पीएम बनने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और चीफ डिप्लोमेट हैं इंडिया के, उनको तब तक जो है ना ग्रेस और सोफिस्टिकेशन का मुज़ाहरा करना चाहिए। उनको जो है अपने कंडक्ट और अपने बिहेवियर को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के एटिकेट्स के हिसाब से कंडक्ट करना चाहिए। उनको जो है सही जो है ना डिप्लोमेटिक वेज में बिहेव करना चाहिए, तब तक जब तक वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। जब वो पीएम बनेंगे तो वो उस वक्त की बात है, लेकिन अभी उनको जो है ना इस तरह की जो उनका जेस्चर है, पोस्चर है और कमेंट्स हैं, उससे जो है इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है। अब जैसे कि वो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया से इतना गैस खरीद रहे हैं जितना इंडिया महीने में ऑयल भी नहीं खरीदता। मैं आपको बता दूँ, वेस्ट जो है ना कभी नहीं भूलता, यूरोप इज़ नॉट फॉरगेटफुल। वो साइलेंट इस वक्त इस वजह से है कि यूक्रेन रशिया वार में वो एंगेज्ड है, वो बिजी हैं उसमें, लेकिन वो दे ऑलवेज रिमेंबर कि जो है ना किस मुल्क ने किसका साथ दिया था। दे आर वेरी रिवेंजफुल। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये वार खत्म होती है रशिया यूक्रेन की, दे विल हिट बैक इंडिया। और ये जयशंकर के जो इस तरह के पर्सनल अटैक्स हैं और इस तरह के जो इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं, इससे इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचेगा, उसको नुकसान होगा। टेम्पररी तो उसके लोकल जो उनकी पॉपुलेशन है, वोटर बेस है, वो तो खुश हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इसका जो है ना आफ्टर इफेक्ट आएगा, रिपरकशंस आएंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, और वो इंडिया के रिलेशंस वेस्ट के साथ खराब कर रहा है। यूरोप को पता लग गया, अमेरिका को पता लग गया कि इन्होंने जितना रशिया से तेल खरीदा है ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब एक होता है नीड होती है। यूरोप तो रशिया से उतना गैस खरीदा है जितनी उनकी बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खरीदा। लेकिन इंडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा तेल खरीदा है, और वेस्ट को ये पता है, अमेरिका को ये पता है। अमेरिका अब जैसे ही इस वार से यूरोप और अमेरिका बाहर आता है, दे विल नो लॉन्गर ट्रस्ट इंडिया। उनकी नज़र में इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। वो इंडिया को इस वक्त डिस्ट्रस्टफुल, डिसलॉयल, डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्राइट कंट्री और स्टेट की तरह देख रहे हैं, और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को जयशंकर ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्टेटमेंट्स इस तरह हीरोइक स्टेटमेंट पास करने से कुछ नहीं होता। नेशनल इंटरेस्ट को सोफिस्टिकेशन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परसू किया जाता है, इस तरह नहीं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स में देखे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना था। नेक्स्ट
वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिरर टीवी।